दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने डीसी मोटर को अच्छे से पढ़ लिया है। बेटा जिसने भी नहीं पढ़ा है उसने पढ़ लेना। हर तरह के स्पीड कंट्रोल, हर तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 फेज प्रेरण मोटर। और बेटा ध्यान रखना, ये 3 फेज प्रेरण मोटर होती क्या है? यानी कि अपन क्या करेंगे, इसकी फील्ड पर 3 फेज सप्लाई देंगे, है ना? और उससे क्या होगा बेटा, प्रेरण का स्वभाव आएगा। तो सबसे पहले बेटा आप अंतर जानेंगे कि ये जो है आपकी डीसी मोटर, इसमें प्रमुख अंतर क्या था? आओ जानते हैं बेटा। सबसे पहले डीसी मोटर से प्रमुख अंतर, क्योंकि बेटा जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। प्रमुख अंतर किससे? बेटा आपकी डीसी मोटर से। डीसी मोटर से देखो यानी कि डीसी मशीन से। अभी आपने डीसी मशीन से, तो बेटा प्रमुख अंतर क्या है डीसी मशीन से? देखो बेटा, अगर ये आपकी एक डीसी मशीन थी, बिल्कुल सर, ये आपका क्या था डीसी मशीन में? आर्मेचर था, ठीक है, बहुत सही। अब इस आर्मेचर में या तो लोड लगा था या फिर आप इसको घुमा रहे थे, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या थी आप। दोस्तों नमस्कार। ग्रेट कॉन्सेप्ट के इस ई प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक हमने डीसी मोटर को अच्छे से पढ़ लिया है। बेटा जिसने भी नहीं पढ़ा है उसने पढ़ लेना। हर तरह के स्पीड कंट्रोल, हर तरह की चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में 3 फेज प्रेरण मोटर। और बेटा ध्यान रखना, ये 3 फेज प्रेरण मोटर होती क्या है? यानी कि अपन क्या करेंगे, इसकी फील्ड पर 3 फेज सप्लाई देंगे, है ना? और उससे क्या होगा बेटा, प्रेरण का स्वभाव आएगा। तो सबसे पहले बेटा आप अंतर जानेंगे कि ये जो है आपकी डीसी मोटर, इसमें प्रमुख अंतर क्या था? आओ जानते हैं बेटा। सबसे पहले डीसी मोटर से प्रमुख अंतर, क्योंकि बेटा जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा ना, तब तक आप नहीं समझ पाओगे। प्रमुख अंतर किससे? बेटा आपकी डीसी मोटर से। डीसी मोटर से देखो यानी कि डीसी मशीन से। अभी आपने डीसी मशीन से, तो बेटा प्रमुख अंतर क्या है डीसी मशीन से? देखो बेटा, अगर ये आपकी एक डीसी मशीन थी, बिल्कुल सर, ये आपका क्या था डीसी मशीन में? आर्मेचर था, ठीक है, बहुत सही। अब इस आर्मेचर में या तो लोड लगा था या फिर आप इसको घुमा रहे थे, ठीक है। और बेटा यहाँ पर क्या थी आपकी फील्ड थी, बहुत बढ़िया। और इस फील्ड के ऊपर वाइंडिंग की हुई थी, बहुत सही। और बेटा ये भी 2 प्रकार का था, सेपरेटली और शंट, ठीक है। जब ये बेटा कौन सा था बेटा, जिसको इसकी फील्ड को किसी न किसी सब तरह से सप्लाई देनी पड़ती थी, बिल्कुल बेटा। अगर इस फील्ड को सप्लाई दोगे तभी तो जाके ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाएगा, है ना? तब जाके इस पे एन आएगा और एस आएगा, जब जाके आएगा, ठीक है। हाँ। और दूसरा बेटा, इसके आर्मेचर को मान लो ये मोटर है, तो बेटा इस आर्मेचर को मुझे सप्लाई देनी पड़ेगी, है ना? और बेटा इस आर्मेचर को भी आपको सप्लाई देनी पड़ेगी, जब जाके इस पे टॉर्क लगता था, है ना? बहुत सही। यानी क्या समझे आपने? ये समझा कि अगर सर ये मेरी डीसी मोटर है, तो सर क्या हुआ, इसकी मैंने इस फील्ड पर भी सप्लाई दी और आर्मेचर पर भी दी, बहुत सही। यानी कि जो मैंने इसकी आर्मेचर है, इस आर्मेचर और इस फील्ड, बेटा दोनों पर मैंने क्या दी, सप्लाई दी, बोलो सही। फील्ड दोनों पर मैंने क्या दी, सप्लाई दी, बहुत सही। लेकिन बेटा होगा क्या कि जब आप बात करोगे किसकी, जब आप बात करोगे प्रेरण की, तो बेटा केवल और केवल स्टेटर पर सप्लाई दोगे। देखना बेटा, प्रेरण मोटर में क्या होगा, इस तरह से बेटा आपका क्या होगा, एक स्टेटर होगा, है ना? और यहाँ पर बेटा क्या होगी, आपकी स्टेटर की फील्ड लगी हुई होगी, है ना? ये बाहर की तरफ एक स्टेटर होगी और बेटा स्टेटर को आप क्या दोगे, 3 फेज सप्लाई दोगे, बहुत सही। और बेटा 3 फेज से क्या होगा, अंदर की तरफ एक फ्लक्स आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, सो वो सब बताऊंगा मैं, डोंट वरी। और अंदर की तरफ बेटा क्या लगा होगा, एक रोटर लगा होगा स्थिर, है ना? अब बेटा ये जैसे इसके रोटर पे तो आप सप्लाई दे रहे थे, है ना? इसके रोटर पे तो आप सप्लाई दे रहे थे, मान लो ये सप्लाई दे दी आपने। लेकिन बेटा क्या इसके रोटर पे आप सप्लाई दे रहे हो? नहीं। बेटा यही तो गुण है इसका कि ये 3 फेज से बेटा क्या होगा, प्रेरित होगा। और ये जो प्रेरण के द्वारा, मान लो बेटा यहाँ धारा अंदर जा रही है ना, तो बेटा इसके अंदर ईएमएफ क्या होगा, बाहर आता हुआ प्रेरित होगा। सर समझ में नहीं आया? 2 मिनट बेटा, अभी सब समझ में आएगा। सिर्फ ये समझो कि बेटा यहाँ पर मैंने केवल फील्ड में सप्लाई दी है, रोटर में नहीं दी है। तो बेटा ध्यान रखना, केवल फील्ड में आप क्या दोगे, सप्लाई दोगे। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना, जो आपकी एसी मोटर होगी, एसी मोटर, उसमें बेटा क्या होगी कि केवल आप सप्लाई किसको दोगे, फील्ड को सप्लाई दोगे। फील्ड को सप्लाई दी जाएगी। और जो आपका रोटर होगा बेटा, वो किससे घूमेगा, वो प्रेरण के प्रभाव से घूमेगा। सर ये प्रेरण प्रभाव क्या है, बताता हूं बेटा।
प्रभाव से घूमता है। बहुत सही। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, पहला चैप्टर जब मैं आवेश पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था चार्ज उत्पन्न करने की विधियां। आप में से याद है? बिल्कुल सर, हमें याद है। पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, आओ बेटा, पहले चैप्टर में मैंने चार्ज उत्पन्न करने की विधियां बताई थी। चार्ज उत्पन्न करने की विधियां याद है? बहुत सही। तो सर ये यहाँ पर काम आएगा? हर चीज काम आती है बेटा, मैग्नेट काम आती है, हर चीज काम आती है। तो चार्ज उत्पन्न करने की विधियां, ठीक है। तो बेटा आपने पहले चैप्टर में, यानी कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बेटा जो आपका अध्याय 1 था उसमें आपने क्या पढ़ी थी? सर उसमें हमने ये पढ़ाया था सर आपने कि चार्ज उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती है। तो बेटा चार्ज उत्पन्न करने की या आवेश उत्पन्न करने की कितनी विधियां होती है? 3 प्रकार की होती है। कितनी विधियां होती है बेटा? 3 विधियां होती है, ठीक है। सर और आपने क्या पढ़ाया था? इस 3 विधियों में पहली बेटा आपको क्या पढ़ाई थी? जब आवेश मेरे क्या हो? स्थिर हो। तो बेटा ये क्या है? स्थिर विद्युत बनाते थे, है ना? स्थिर विद्युत, इसका तो अभी काम नहीं है, बिल्कुल। या फिर मेरे क्या होंगे बेटा? आवेश क्या होंगे? गतिशील होंगे, ठीक है। और बेटा ये क्या है? ये चालन बनाएगा, ठीक है। और एक आवेश क्या होते हैं बेटा? प्रेरित होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा? प्रेरित आवेश। क्या कहते हैं? प्रेरित आवेश। और बेटा प्रेरित आवेश को मैंने पढ़ाया था, जब बताया था इसी को आप कहाँ यूज करते हो? ट्रांसफार्मर में यूज करते हो। और इसी को बेटा आप कहाँ यूज करते हो? 3 फेज इंडक्शन मोटर में भी यही प्रेरित आवेश यूज करते हैं। अब सुनो बेटा, ये जो तीसरी विधि है ना, प्रेरित यानी कि प्रेरण की विधि, बेटा यही इस मोटर के यूज में आएगी। सर ये क्या होगा? अभी देखो बताता हूँ। शुरुआत यही से होती है बेटा, ध्यान रखना। तो मेरी कौन सी विधि काम आएगी? प्रेरित आवेश वाली विधि काम आएगी, ठीक है। तो तीसरी, अब लिखो बेटा, प्रेरण द्वारा चार्ज उत्पन्न कैसे हुआ था? अभी बताता हूं बेटा। देखो क्या हुआ। मान लो बेटा आपकी एक वाइंडिंग है, मान लो एक कोई वाइंडिंग है, बहुत सही। अब देखो बेटा, जब इसके अंदर आप धारा बहाओगे, ये धारा मैंने बहाई, ठीक है। तो बेटा इस वाइंडिंग के भी अपने क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव गुण होते हैं। क्यों? क्योंकि ये पदार्थ से बना हुआ है। पदार्थ चैप्टर पढ़ाया था ना, हाँ। तो बेटा जब ये धारा जाएगी तो एक खुद का क्या बनाएगी? चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी। किसने बोला? किसने बोला? ऑरेस्टेड ने धारा के चुंबकीय प्रभाव को समझाया था ना, हाँ। तो बेटा जब इसका चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और खुद की कुंडली में बनेगा तो बेटा इसे क्या बोला जाता है? स्वप्रेरण। क्या बोला जाता है? स्वप्रेरण। बहुत बढ़िया। अब देखो, इस स्वप्रेरण के कारण बेटा क्या होगा? इसके विपरीत दिशा में क्या होगा बेटा? ईएमएफ उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रेरित हमेशा क्या होता है बेटा? विपरीत दिशा में, बोला था ना। तो बेटा ये क्या है? ये धनावेशी तो है, ये किसको खींचेगा बेटा? नेगेटिव को खींचेगा। तो यानी कि यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो ध्यान रखना बेटा, प्रेरित ईएमएफ हमेशा क्या होता है? लेंज के नियम के अनुसार हमेशा क्या होता है? विपरीत दिशा में होता है। तो मेरा ई1 कहाँ आता है? ट्रांसफार्मर में भी यही होता है बेटा, ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा? ई1। आपने सप्लाई क्या दी है? V1, ठीक है। ये क्या है? इनपुट सप्लाई। और E1 क्या है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो हमेशा उल्टी दिशा में होता है। देख लो माइनस है कि नहीं है। इसकी दिशा ये है प्लस माइनस, और इसकी देखो बेटा विपरीत दिशा में, ठीक है। अब देखना बेटा इसका आगे। अगर मैं इसके आगे एक रोटर की वाइंडिंग लगा दूं और बेटा किसी भी तरीके से इसको शॉर्ट कर दूं, यानी कि इसके आगे मैं लोड लगा दूं, एंड रिंग लगा दूं, कुछ भी तरह से इसको शॉर्ट कर दूं, तो बेटा एक बंद परिपथ बन जाएगा, बन जाएगा। अब बेटा यही जो है ना धारा, इसके कारण एक तो इस पर फ्लक्स बनेगा। अब और एक बेटा यहाँ पर क्या है? वायु गैप। और इस वायु गैप को बेटा बहुत कम रखा जाता है। क्यों? ताकि ये फ्लक्स इसमें भी लिंक कर ले। और बेटा फ्लक्स जब दूसरे में लिंक करता है उसे ही मैं क्या कहता हूँ? प्रेरण कहता हूँ। समझ में आया? आ गया सर, ठीक है। इसके बीच का वायु मार्ग बहुत कम रखा जाता है, बहुत कम रखते हैं। क्यों? अब एक जोधपुर में एक जयपुर में इतना दूर रखोगे तो क्या फ्लक्स लिंकेज करेगा? नहीं। तो बेटा बहुत कम रखा जाता है। और इस गैप को मापता कौन है? तो बेटा ध्यान रखना, जो एक स्लिप गेज नाम का एक उपकरण होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको, उससे मापा जाता है, उससे मापते हैं। अब ये गैप बहुत कम रखा जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो बेटा? इसमें भी प्रेरण हो। अब मुझे बताओ, इसके अंदर जो प्रेरित चार्ज होंगे बेटा, उसके लिए ई का मान कितना हो जाएगा? एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। बहुत सही। अब ये आई कौन सी है? पहली। तो बेटा ये I1, ठीक है। इसी I1 के कारण बेटा इसमें भी क्या होंगे? प्रेरित ईएमएफ उत्पन्न होगा।
और वो भी बेटा क्या होगा, विपरीत दिशा में होगा, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ से जो E2 आता है ना, ये ट्रांसफार्मर में भी ऐसे ही होता है बेटा, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से ये तो है L, और बेटा यहाँ पर क्या आता है M, यानी कि म्यूचुअल। तो बेटा ये हो जाएगा M di1/dt। बेटा ये क्या है, प्रेरित, और यहाँ पर मुझे मिल जाता है लोड वोल्टेज। ठीक है, यहाँ से मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा प्रेरित से आवेश हमेशा विपरीत दिशा के होते हैं। तो लिखना बेटा, अगर इतना समझ में नहीं आया तो सिर्फ ये ध्यान रखो कि प्रेरण की प्रक्रिया से, प्रेरण की प्रक्रिया से दुनिया में कहीं भी बेटा प्रेरण हो, तो प्रेरण की प्रक्रिया से निर्मित विद्युत वाहक बल हमेशा ऋणात्मक प्रकृति का होता है या विपरीत प्रकृति का होता है। विद्युत वाहक बल बेटा क्या होता है, सदैव बेटा क्या होता है, विपरीत प्रकृति का होता है। सर ये कहाँ काम आएगा, अभी जब मैं कार्य प्रणाली समझाऊंगा ना तब काम आएगा। विपरीत प्रकृति का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, आपको पूछेगा कि प्रेरण द्वारा उत्पन्न आवेश क्या होता है, तो बेटा बोलना उसको हमेशा विपरीत प्रकृति का होगा, ठीक है। अब देखो, अब बेटा अपन देखेंगे एसी और डीसी मशीन, जो अपन ने लिखा है वो अपन उसको डिक्टेट करेंगे, ठीक है। लिखो बेटा, सबसे पहले एसी तथा डीसी मोटर में प्रमुख अंतर क्या होता है बेटा। एसी मोटर में, यहां से बेटा आपका चैप्टर होता है चालू। एसी तथा डीसी मोटर में प्रमुख अंतर क्या होता है बेटा, बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएगी। देखना, ये एसी मोटर में बेटा केवल फील्ड को आपूर्ति दी जाती है। बेटा इसमें प्रमुख अंतर क्या है, अंतर यह है कि, आपको कोई अंतर पूछ ले तो बताना बेटा, यह है कि एसी मोटर में केवल फील्ड को आपूर्ति दी जाती है। एसी मोटर में केवल बेटा क्या, फील्ड को आपूर्ति दी जाती है ना। अभी बताऊंगा बेटा, सब कुछ बताऊंगा। देखो फील्ड को कैसे दी है, आर्मेचर में क्या प्रेरित हो रहा है, सब देखोगे, और हर चुंबक के नियम लगाएंगे अपन। इसमें केवल फील्ड को आपूर्ति दी जाती है, जबकि भाई डीसी मोटर में क्या होता है, अभी पढ़ के आए हो, सोचो क्या होता है बेटा जल्दी से। जबकि बेटा इसमें क्या होता है, डीसी मोटर में फील्ड तथा आर्मेचर दोनों को डीसी आपूर्ति दी जाती है, जबकि डीसी मोटर में आपके फील्ड को ही नहीं बेटा, आर्मेचर को भी सप्लाई दी जाती है। फील्ड तथा आर्मेचर दोनों को सप्लाई दी जाती है, दोनों को सप्लाई दी जाती है। बेटा ध्यान रखा करो, इसलिए लाइन सर पढ़ा करो, सप्लाई दी जाती है, ठीक है। ये बेटा प्रमुख अंतर है कि उसमें तो अपन क्या करोगे, केवल फील्ड को सप्लाई दोगे, इसमें फील्ड और आर्मेचर दोनों को करोगे। इसमें देखो बेटा, इसमें केवल बाहर सप्लाई दोगे ना फील्ड को, और बेटा डीसी में क्या करोगे, फील्ड और आर्मेचर दोनों को सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो ये है बेटा एसी और ये है डीसी, ठीक है। हाँ, और ध्यान रखना बेटा, इसके अलावा क्या ध्यान रखोगे, और रोटर में बेटा क्या होता है, एसी में क्या होता है बेटा, रोटर में प्रेरण की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होता है बेटा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण टॉर्क लगता है, ठीक है। हाँ, तो लिखना बेटा, तथा एसी मोटर में किस प्रक्रिया से बेटा, प्रेरण की प्रक्रिया से क्या होता है बेटा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब देखो, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब याद करो बेटा, फैराडे को उत्पन्न होता है। अब बेटा किस में उत्पन्न हुआ है, तथा एसी मोटर में प्रेरण की प्रक्रिया से, कहां पर, रोटर में विद्युत वाहक बल हो गया। अब मान लो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, फिर याद करो फैराडे को, फिर याद करो मैंने आर्मेचर रिएक्शन पढ़ाई थी कि जैसे ही रोटर में ईएमएफ आ गया, अब धारा बहेगी क्या, नहीं। फिर मैं क्या करता हूँ बेटा, एंड रिंग से उसको शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो बंद परिपथ हो गया। वहां से बेटा धारा जाएगी और उसके अंदर भी क्या आएगा, क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा, और उससे क्या होगा बेटा, दो फील्ड आ गए तो टॉर्क लगना तय है, ठीक है। इसलिए बेटा लाइन सर पढ़ा करो चीजों को, ठीक है, समझ गए, बहुत सही, ठीक है। अब देखो, क्योंकि एसी मोटर में देखो प्रेरण की प्रक्रिया से बेटा क्या होगा,
रोटर पर क्या होगा बेटा, विद्युत वाहक बल होगा, इसलिए बेटा क्या बोला जाता है, इसीलिए बेटा इस मोटर को क्या बोला जाता है, इस मोटर इस मोटर को क्या बोला जाता है, प्रेरण मोटर कहा जाता है। इसीलिए 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 इस मोटर को प्रेरण मोटर कहा जाता है, प्रेरण मोटर। कहा जाता है। थोड़ा-थोड़ा सा समझो बेटा, बहुत आसान हो जाएगी ये मोटर, ठीक है? हाँ, अब देखो हुआ क्या, ये आपकी मोटर है, ठीक है? अब ये मोटर है, बेटा बाहर आपने सप्लाई दी है, यहाँ पर इसका फ्लक्स मस्ती से घूम रहा है, ठीक है? घूमते हुए प्रतीत हो रहा है। बेटा जैसे ही इसको आर्मेचर के कंडक्टर काटेंगे ना, तो बेटा किसके नियम से? फैराडे के नियम से, अभी सारे नियम लिखाऊँगा बेटा। फैराडे के नियम से यहाँ ईएमएफ आता है और फिर बेटा जैसे ही मैं रोटर को बंद कर दूँगा ना शॉर्ट सर्किट, तो बेटा यहाँ से धारा जाएगी और इसमें भी बेटा क्या आएगा, एक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है? तो बेटा इसलिए बेटा इसको प्रेरण मोटर कहते हैं, क्योंकि एसी मोटर में प्रेरण की प्रक्रिया से बेटा रोटर में क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक है? बहुत सही, समझ गए? हाँ। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है बेटा, क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा कि इस मोटर में फेजों की संख्या का क्या रोल होता है। तो बेटा ध्यान रखना, इस प्रकार की मोटर में फेजों की संख्या पर इसका नाम रखा जाता है। जैसे कि एक फेज हो तो एकल फेज, दो फेज हो तो दो फेज, तीन फेज हो तो तीन फेज। तो बेटा इस प्रकार की मोटर में, इस प्रकार की मोटर में फेजों की संख्या के आधार पर, फेजों फेजों की संख्या के आधार पर, के आधार पर इनका नाम रखा जाता है, इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि सिंगल फेज है तो एक फेज है, दो है तो दो फेज है ना? नाम रखा जाता है, रखा जाता है। यहाँ तक दिख जाएगा क्या टेक्निकल टीम? यहाँ तक दिख जाएगा क्या? यहाँ तक दिख जाएगा? ठीक है? हाँ। अब देखो बेटा, बहुत सही। अब देखो, तो फिर सर एसी और डीसी मोटर में प्रमुख अंतर क्या है? तो ध्यान रखना बेटा, डीसी मोटर की घूर्णन की दिशा को आसानी से परिवर्तित किया जाता है, लेकिन बेटा इसका रोटर तो घूमेगा ही प्रेरण के प्रभाव से, तो क्या आसानी से बदल पाओगे? नहीं बेटा, यही इसका प्रमुख अंतर है। तो लिखना बेटा, एक अंतर और भी है। क्या अंतर है? सुनना बेटा, ये स्टार है, ध्यान रखना बेटा। जैसा कि हम जानते हैं, जो आपकी डीसी मोटर होती है ना बेटा, डीसी मोटर, उसकी उसकी क्या है बेटा, घूर्णन की दिशा, उसकी घूर्णन दिशा, उस घूर्णन दिशा क्या होती है बेटा, आसानी से बदली जा सकती है, आसानी से बदली जा सकती है, बदली जा सकती है। कैसे? जल्दी से बताओ कैसे? तो आपको याद है बेटा, या तो आर्मेचर की टर्मिनल बदल दो या फील्ड के, है ना? लेकिन एसी में इतना आसान नहीं है। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जबकि सिंगल फेज या जबकि जो ये प्रेरण मोटर होता है, उसमें दिशा परिवर्तित करना इतना आसान नहीं है। जबकि जबकि प्रेरण मोटर में क्या होता है बेटा, दिशा परिवर्तन आसान नहीं है। दिशा परिवर्तन या तो संभव नहीं है या आसान नहीं है। परिवर्तन आसान नहीं है, है ना? इसलिए बेटा इसको ज़्यादा काम में नहीं लेते हैं, ठीक है? हाँ, मतलब दिशा परिवर्तन को। अब ऐसा क्यों? क्योंकि रोटर तो बेटा घूम ही किस प्रभाव से रहा है? प्रेरण के प्रभाव से। क्योंकि क्योंकि एसी मोटर का रोटर घूमता ही प्रेरण के प्रभाव से। एसी मोटर का रोटर घूमता ही बेटा कैसे है? घूमता ही प्रेरण के प्रभाव से है। प्रेरण यानी कि दूसरे के प्रभाव से, प्रेरण के प्रभाव से है। जबकि वहां पर अपन क्या करते थे? आर्मेचर को अलग से सप्लाई देते थे, याद है? इसलिए चेंज हो जाती थी। घूमता ही प्रेरण के प्रभाव से है। बेटा ये वो पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रभाव से, ठीक है? एसी मोटर का रोटर तो बेटा घूमता ही किससे है? प्रेरण के प्रभाव से, ठीक है? बहुत सही, बहुत सही, समझ गए? बहुत सही। अब देखो लास्ट बेटा, समान क्षमता की डीसी मोटर की तुलना में एसी मोटर का आकार छोटा होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा? प्रेरण होता है। क्यों? क्योंकि उसके तो अपन आर्मेचर को अलग से सप्लाई देते हो, इसके आर्मेचर को बेटा अलग से सप्लाई नहीं देनी पड़ती है, इसलिए इसका यूज भी ज्यादा होता है। तो लिखना बेटा, डीसी मोटर की तुलना में समान शक्ति की एसी मोटर का आकार क्या होता है बेटा? छोटा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी की डीसी मोटर की तुलना में समान आकार की या समान क्षमता की प्रेरण मोटर का आकार क्या होता है बेटा? छोटा। प्रेरण मोटर का आकार कैसा होता है? छोटा होता है। बताओ क्यों होता है?
अरे सिंपल सा सर, अभी तो आपने बताया कि इसके स्टेटर होता है और इसका रोटर होता है, उसके बीच में गैप बहुत कम रखा जाता है। ये गैप बहुत क्या रखा जाता है बेटा, कम रखा जाता है। क्यों? ताकि मजबूत चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित हो, है ना? गैप, इसका आकार छोटा होता है। कारण क्या है बेटा इसका? क्योंकि उसमें क्या होता है बेटा, प्रेरण का प्रभाव होता है। क्योंकि क्योंकि एसी मोटर क्या करती है बेटा, प्रेरण के प्रभाव पे कार्य करती है। यानी कि इसमें अलग से सप्लाई नहीं देनी पड़ती है ना। एसी मोटर प्रेरण के प्रभाव पर कार्य करती है। प्रेरण के प्रभाव पर कार्य करती है। तो यहाँ से मुझे पता चला, ओहो! एसी अगर प्रेरण के प्रभाव से कार्य करती है तो बेटा ये मोटर तो अपने आप से क्या हो गई, सेल्फ स्टार्टिंग, है ना? बहुत सही। समझ में आया? समझ में आया। अब बेटा यहाँ तक तो अपन ने प्राइमरी तौर पर जाना कि ये प्रेरित क्या हो रहा है। तो देखो वापस समझ बेटा, डीसी मोटर है। तो बेटा डीसी मोटर में तो क्या हुआ, मैं फील्ड पर भी, जो पोल पर भी सप्लाई दे रहा हूँ ताकि फील्ड उत्पन्न हो, और बेटा क्या कर रहा हूँ, आर्मेचर पे भी सप्लाई दे रहा हूँ, है ना? दे रहा हूँ कि नहीं? तब जाके मुझे टॉर्क मिल रहा है। लेकिन बेटा इसके अंदर मैं केवल फील्ड पे सप्लाई दे रहा हूँ, आर्मेचर पे तो अपने आप से प्रेरित हो रहा है। तो ये छोटी भी हो गई, और बेटा इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ऑटोमेटिकली ईएमएफ आएगा, और वहाँ से जब इसकी एंड रिंग को बंद कर दूँगा ना, तो ये चलने लग जाएगी। ठीक है? तो उसमें डीसी मोटर में आर्मेचर तथा फील्ड दोनों पर सप्लाई दी जाती है, ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर क्या होगा बेटा, केवल फील्ड पर सप्लाई दी जाएगी। ठीक? ऐसे बेटा कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग हो। और जो भी बेटा प्रेरित होगा ना, वो हमेशा विपरीत का होगा, जो मैंने अभी समझाया। अभी आगे मैं सिद्धांत में उसको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है? क्लियर? चले आगे, बहुत बढ़िया। चलो बेटा, अब बेटा प्रत्यावर्ती मोटर का वर्गीकरण पढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती मोटर का वर्गीकरण, आओ बेटा, अगला इंपॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती यानी कि एसी, यानी कि अल्टरनेटिंग मोटर का वर्गीकरण। मोटर का वर्गीकरण बेटा किसी भी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है। हालांकि सारी मोटर आपके कोर्स में नहीं है, पर ध्यान तो होना चाहिए, है ना? तो बस इसीलिए पढ़ रहे हैं। प्रत्यावर्ती मोटर का वर्गीकरण, आओ समझते हैं बेटा। ठीक है? सबसे पहले बेटा प्रत्यावर्ती मोटर में क्या होगी, जैसे आपको है बेटा, कहेंगे कि भाई इंसान कितने तरह के होते हैं, तो आप क्या बोलोगे, अच्छे इंसान और बुरे इंसान। अब मोटर के अंदर तो है ही क्या बेटा, गति। मोटर के अंदर जब भी बात करते हो तो बेटा किसकी बात करते हो, गति की। तो इसका बेटा वर्गीकरण किसके आधार पर होगा, गति के आधार पर होगा कि नहीं? बिल्कुल बेटा। तो बेटा गति भी क्या, या तो क्या होगी, एक समान चलती रहेगी या असमान। तो बेटा इसको दो भागों में बांटा है, या तो क्या फिक्स गति वाली यानी कि तुल्यकालिक यानी कि सिंक्रोनस, और दूसरी क्या हो जाएगी, असिंक्रोनस। ठीक है? लिखो बेटा, पहली क्या हो जाएगी, तुल्यकालिक गति मोटर। पहली कौन सी हो जाएगी बेटा, तुल्यकालिक मोटर, यानी कि जिसकी गति बेटा क्या हो, हमेशा तुल्य हो, समान हो। ठीक है? और दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, अतुल्यकालिक मोटर। तो इसको दे दो ए पॉइंट। दूसरी क्या हो जाएगी बेटा, अतुल्यकालिक मोटर, यानी कि जिसकी गति चेंज हो सकती है लोड के साथ। अतुल्यकालिक मोटर, अतुल्यकालिक मोटर, बोलो समझ में आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, ये जो तुल्यकालिक है ना, जो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती है, वो भी दो तरह की होती है। एक तो क्या होगी, जो सामान्य होगी, और एक क्या होगी बेटा, जिसके अंदर वो छोटा-छोटा ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देता है। जैसे लोड अगर बढ़ रहा है तो उसको कम कर देगा, कम हो रहा है तो ज़्यादा कर लेगा, तो उसे कहते हैं बेटा ऑटोमेटिक, है ना? तो ये होती है दो प्रकार की। कौन सी बेटा, पहली हो जाएगी सामान्य और दूसरी हो जाएगी ऑटोमेटिक। इसमें पहली क्या होगी बेटा, सामान्य तुल्यकालिक। ठीक है? यानी कि इसके अंदर ज़्यादा स्पेशल फीचर्स नहीं होते। और दूसरी बेटा क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी ऑटो सिंक्रोनस मोटर, यानी कि ऑटो तुल्यकालिक मोटर। दूसरी क्या है बेटा, ऑटो तुल्यकालिक मोटर, है ना? चलिए, तो ये हो गई बेटा दो प्रकार की, एक हो गई सामान्य, एक होगी ऑटोमेटिक। ठीक है? चलिए, अब ये पोर्शन तो बेटा यहाँ पर खत्म, सामान्य और ऑटोमेटिक। अब देखो बेटा, जो अतुल्यकालिक है ना, ये मुख्यतः इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार की होती है फेजों के अनुसार, एक होती है एकल फेज, एक होती है तीन फेज। तो लिखो बेटा, यह दो प्रकार की होती है। एक होगी बेटा आपकी एकल फेज, एकल फेज, और एक क्या होगी बेटा आपकी तीन फेज। कौन होती है, तीन फेज, तीन फेज तुल्यकालिक यानी तीन फेज मोटर। ठीक है? अब वही नाम है, देखो फेजों के अनुसार, ये एक फेज वाली मोटर है और ये तीन फेज वाली मोटर है, और अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है, तीन फेज वाला। ठीक है? लेकिन एक बार वर्गीकरण पूरा लिख दो। ठीक है? बहुत सही। अब देखो बेटा, तीन फेज भी आगे चल के दो तरह की होती है। एक होती है स्क्वायरल केज, रोटर के अनुसार बेटा, एक होती है स्क्वायरल केज, एक होती है स्लिप रिंग टाइप। कौन सी होती है बेटा, एक होती है स्क्वायरल केज, एक होती है स्लिप रिंग प्रकार की। इस चैप्टर में बेटा ये दोनों पढ़ेंगे। एक क्या होती है आपकी स्क्वायरल केज, स्क्विरल केज, और दूसरी क्या होती है बेटा, स्लिप रिंग प्रकार की। दूसरी क्या होती है, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग प्रकार की मोटर होती है। और बेटा स्लिप रिंग को ही बोला जाता है वाउंड रोटर, जो हम पढ़ेंगे। ठीक है? बहुत सही। अब देखो बेटा, आपका जो ये जो सिंगल फेज होती है ना बेटा, ये मुख्यतः अलग अलग प्रकार की होती है, जिसे पढ़ना अपन को अगले लेक्चर में है। देखिए, तो अपन समझते हैं बेटा सिंगल फेज कितने तरह की होती है।
तो पहली जो सिंगल फेज की होती है ना बेटा, वो आपकी क्या होगी, आराम से देखो, पहली आपकी सिंगल फेज होगी यूनिवर्सल मोटर। कौन सी होगी, यूनिवर्सल मोटर, ठीक है। तो पहली क्या होगी बेटा, यूनिवर्सल मोटर। सर ये सिंगल फेज है, बिल्कुल बेटा, यूनिवर्सल मोटर। ये हो गया बेटा आपका पहला भाग, ठीक है, जो अपन एसी थ्योरी में मतलब सिंगल फेज वाली मोटर्स में पढ़ेंगे। अभी नाम ध्यान रखो, पहला हो गया यूनिवर्सल। सर और दूसरा क्या होता है, तो आपने नाम सुना होगा बेटा शेडेड पोल मोटर। हाँ सर सुना है। तो बेटा दूसरा होता है शेडेड पोल मोटर, शेडेड पोल, शेडेड पोल मोटर। सर और कौन सी होती है, बिल्कुल बताते हैं। आपने कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन वगैरह पढ़ा है, बिल्कुल बेटा, तो वो भी होती है। तीसरी कौन सी हो जाएगी, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर। क्या होती है बेटा, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर, सिंगल फेज। वैसे तो बेटा बहुत सारी होती है स्कार्ज मोटर वगैरह, लेकिन आपको जो पढ़ा है वो देखो, सिंगल फेज स्लिप रिंग मोटर, स्लिप रिंग मोटर, ठीक है। चलो और क्या होती है सर, और क्या होती है, जल्दी से सोच के बताओ। आपके पास शेडेड पोर्ट हो गई, आपके पास ये हो गई, एक होगी बेटा आपके पास कैपेसिटर मोटर। कौन सी होगी, कैपेसिटर मोटर, कैपेसिटर मोटर, ठीक है। और बेटा आपके पास क्या होती है, रिपल्सन। और बेटा इस रिपल्सन के नाम जरूर ध्यान रखना, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। कौन सी होगी बेटा, रिपल्सन मोटर, रिपल्सन। ये सारी आप पढ़ोगे, रिपल्शन मोटर, बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में एकदम आपको समझ में आ जाएगा। रिपल्शन मोटर, ये जो रिपल्शन मोटर जो होती है ना बेटा, ये 3 प्रकार की होती है, एक सामान्य, एक रिपल्शन प्रेरण और एक रिपल्शन स्टार्ट। एक क्या होती है बेटा, सामान्य, एक क्या होती है बेटा, रिपल्शन प्रेरण, रिपल्शन प्रेरण, और एक क्या होती है बेटा, एक होती है रिपल्शन स्टार्ट। कौन सी होती है, रिपल्शन स्टार्ट प्रेरण मोटर, रिपल्शन स्टार्ट प्रेरण मोटर, ठीक है। बट सर और कोई भी होती है सिंगल फेज, बिल्कुल होती है बेटा। कौन सी होती है, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर। एक कौन सी होती है बेटा, जो आपको अक्सर पढ़ी जाती है, वो कौन सी होती है, लिखो बेटा यहाँ पर, ये आपको सबसे प्राइमरी तौर पर पढ़नी है। स्प्लिट फेज, क्योंकि ये पल्सेटिंग नहीं होता बेटा, इसका रोटेटिंग मैग्नेट, तो बेटा उसको तोड़नी पड़ती है, उसकी वाइंडिंग को 90 डिग्री पे जोड़ना पड़ता है, उसे कहते हैं स्प्लिट फेज, स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर, है ना। और बेटा ये स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर फिर से आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। एक एक करके बेटा इसका नाम आपको जानना है। 3 फेज बेटा कौन कौन सी होती है, ये नाम ध्यान रखना। सबसे पहले स्प्लिट फेज प्रेरण मोटर क्या होती है बेटा, वो होती है कैपेसिटर स्टार्ट। कौन सी होती है, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज, है ना। और कौन सी होती है बेटा, कैपेसिटर स्टार्ट हो गई। एक होती है बेटा स्थायी कैपेसिटर, एक क्या होती है, स्थायी कैपेसिटर, जिसके अंदर हमेशा कैपेसिटर जुड़ा रहता है, जो आपकी जो होती है ना पंखे वाली, वो स्थायी कैपेसिटर, ठीक है। और एक बेटा स्पेशल काम के लिए, जहां मुझे टॉर्क ज्यादा चाहिए, उसके लिए क्या होती है बेटा, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। कौन सी होती है बेटा, कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर स्टार्ट, और दूसरा क्या है बेटा, कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर रन मोटर, रन मोटर। जिसमें बेटा क्या होता है कि 2 तरह के कैपेसिटर होते हैं। एक कैपेसिटर बेटा आपका क्या होता है, जिसके अंदर हमेशा जुड़ा रहता है, पेपर प्रकार का, जो कि क्या करता है बेटा, पावर फैक्टर बढ़ाता है। और एक बेटा सिर्फ टॉर्क बढ़ाने के लिए होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक तरह का, जो क्या होता है बेटा, स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इस तरह से बेटा आपको, तो इस तरह से बेटा ये क्या है कि ये अपने प्रमुख प्रमुख हमने वर्गीकरण कर दिया, ठीक है। सामान्य, तुल्यकालिक, और ये इस तरह से, और ये सारी चीजों को आपको पढ़ना है। तो अब बेटा हम देखेंगे कि इसका सिद्धांत क्या है, और इससे आगे की चीज हम पढ़ना शुरू करेंगे। थैंक यू साथियों।